कुछ और सबक हमको जमाने ने सिखाए हैं, कुछ और सबक हमने किताबों में पढ़े थे। नमस्कार, आदाब, मैं हुसैन रिजवी। आज हम कोचा धामन में एमयू कैंपस के ठीक पहलू में खड़े हैं। मेरे पीछे जो एमयू कैंपस है, यहाँ पढ़ने का, किताबें पढ़ने का इंतजार पूरा सीमांचल का इलाका कर रहा है। बड़े आंदोलन, बड़ी मेहनत के बाद ये जगह हासिल हुई। दरो दीवार भी खड़ी कर दी गई, गेट भी लगा दिया गया, लेकिन वो गेट भी अब बस गिरने को है। लेकिन इंतजार है इस इलाके का, एमयू कैंपस का, कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। लेकिन एक इंतजार खत्म होने वाला है और वो है वोटिंग का इंतजार। बहुत जल्द ये इलाका वोट करेगा और कोचा धामन इंतजार कर रहा है कि शायद इस बार वोटों की ताकत से इस इलाके की तकदीर को बदला जा सके। आज कुछ अहम सवालों के जवाब हम यहीं से आप तक पहुंचाएंगे सीधे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मौजूद लोग तालियों से स्वागत करें भाई। दानिश इकबाल साहब, आप आरजेडी से आते हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर शाहजहां, आप हम पार्टी की यहाँ पर नुमाइंदगी करेंगे, एनडीए के नुमाइंदे के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा नसीम अख्तर साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इस वक्त हमारे साथ हैं और कोचा धामन की आवाम हमारे साथ जुड़ी हुई है। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, जरा कोचा धामन में कौन कौन जो है सियासी किस्मत आजमा रहा, वो भी आप जान लीजिए। इस बार कोचा धामन में ओवैसी साहब ने मजलिस की तरफ से सरवर आलम साहब को टिकट दिया। ये पहले आरजेडी में हुआ करते थे। इसके अलावा आरजेडी ने मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट दे दिया है और मास्टर मुजाहिद को जब आरजेडी ने टिकट दे दिया, तब यहाँ के सिटिंग जो एमएलए हैं, उन्होंने जो आरजेडी में आ गए थे पिछली बार कोचा धामन जीतने के बाद, ओवैसी के मजलिस के टिकट पर वो यहाँ से चुनाव जीते थे, उनका नाम है इजहार आसिफी। उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ करके एक बार फिर से ओवैसी साहब का दामन थाम लिया है, लेकिन टिकट बहरहाल उनको नहीं मिला है। तीसरे उम्मीदवार हैं वीणा देवी, वो यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और जन सुराज की तरफ से अबू अफान साहब यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। अब कोचा धामन के लोग किसे चुनकर यहां से विधानसभा पहुंचाएंगे, जो कोचा धामन का सबसे बड़ा एक मुद्दा है एमयू का, इसके अलावा और पलायन और बहुत सारी चीजें, वो सारे मुद्दे कौन हल करेगा, उसके जवाब आज आपको यहीं से मिलेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम जो है दानिश इकबाल साहब से कर लेते हैं। दानिश साहब, बड़े इल्जामात लग रहे हैं कि एक बार बार हम सुन रहे हैं प्रशांत किशोर को कि नवी पास, क्या एक बड़ी वजह है कि पढ़ने पढ़ाने को लेकर के इस इलाके में जो एक नुकसान ये वाला दिखाई देता है कि एमयू की जो डिमांड हो रही है बहुत वक्त से, ये सपना क्या आने वाले वक्त में पूरा हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको मेरी तरफ सलाम अदब नमस्कार करता हूँ। अभी आपने जैसे पहले ही एक इंट्रोडक्शन में कह दिया कि 9वीं पास या फेल कहा आपने, पहले उस पर फेल कहा जा रहा है, पास कहा जा रहा है? नहीं, आपने भी क्या मुझे कहा कि 9वीं फेल या 9वीं पास, पहले आप उस चीज को पहले अभी क्लैरिफाई कर दीजिए। चलिए, जो मुझे शायद नहीं याद आ रहा, आप ही कर दीजिए। बहरहाल हर मंचों से, हर जगह से ये चीज आ रही है कि 9वीं फेल। पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर देता हूँ कि वो 9वीं फेल नहीं, 9वीं पास है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको यह स्पष्ट कर देता हूँ कि वो पढ़ाई ड्रॉप किए अपने आने वाले कल के करियर को लेकर के, वो अपने मैच को लेकर के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अगर 9वीं मैं ये इसका कहने का मैं पहले अहमियत को नहीं मैं पहले अपनी पूरी बात पहले कंप्लीट कर दूंगा, फिर आप मुझे उस पे आप रोकिएगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सीधा सीधी बात है कि ये कहीं भी रिजल्ट आपका आने वाला कल आपका ये साबित नहीं कर सकता है कि आपका आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी और सबसे अहम बात की, अगर प्रशांत किशोर बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं तो आखिर वो कर तो चमचागिरी ही रहे थे ना, वो चमचागिरी कर रहे थे। तीसरी और सबसे अहम बात कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि उसका डिग्री क्या है, वो कहां तक पढ़ा लिखा है, जब वो साबित नहीं कर पाया तो फिर तो आप तो छोड़ ही दीजिए। और सबसे अहम बात, जो बिहार राज्य का जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, उनको अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन जरा देख लीजिए। वो क्या कहते हैं, हाफी डाफिट, वो क्या कहते हैं, पलांटी। तो ये तो ऐसे पढ़े लिखे जाहिल गवार आदमी बैठे हुए सत्ता में। तो मैं इतना कहूंगा कि हमारे नेता सक्षम हैं, पूरे बिहार को लेकर चलने के लिए सक्षम है, उनके पास मिशन है, उनके पास विजन है। उन्होंने जो कहा था वो 17 महीने कार्यकाल में उन्होंने करके दिखाया और इंशाअल्लाह जब 14 को जब उसका रिजल्ट आएगा, 18 तारीख को जब हमारे तेजस्वी यादव जी जब यहाँ पे शपथ लेंगे बिहार में, जब मुख्यमंत्री गद्दी पे बैठेंगे, तो जितने वादे उन्होंने किए इंशाअल्लाह वो सारे जमीन पे उतरेंगे।
आप मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं जी 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 भाई, कैसी सेहत है जरा कोचा धामन जी। की? कोचा कैसा धामन काम धाम हुआ, कुछ विकास हुआ? विकास तो हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है, चौमुखी विकास भी हुआ है। और ये आप वाला देख रहे विकास क्यों नहीं हो पाया? हैं कैसे ये फंस गया? देखिए, ये विकास उस वक्त होना था जिस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके जी। बाद क्यों नहीं होना था? नहीं तो क्योंकि बिहार सरकार से जमीन मांगा गया था और बिहार सरकार ने जमीन अवेलेबल करा दी। उसके बाद फंडिंग तो देना था केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग नहीं किया तो काम अधूरा रह गया। उसके बाद तो तो मोदी जी हैं लगातार। नहीं, उसके बाद है तो उस बार एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, इस किशनगंज में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। किसके लिए? इसी सीमांचल मोर्चा के नाम से एएमयू के लिए जमीन अवेलेबल कराने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाई गई तो थी। आपकी नीतीश जी अगर रिपीट करते हैं तो जी, एएमयू जी। कैंपस मिल जाएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने वादा किया है। उन्होंने वादा किया है एक मेडिकल कॉलेज भी, आपको 7 टोटल मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं बिहार में, अभी जिसमें वीणा से देवी की क्या पोजीशन है यहाँ? बीना देवी निकल रही है निकल आपको। रही है। हाँ जी बिल्कुल मैं निकल रही है, एक कोचा धामन आ रहा हूँ। से, कोचा धामन से निकल ठीक रही है। है। नसीम साहब, यहाँ पर लड़ाई किसकी है? मजलिस वर्सेस आरजेडी है या मजलिस, आरजेडी और बीजेपी? ट्रायंगुलर फाइट है। कोचा धामन या पूरे कोचा सीमांचल? धामन। सबसे पहले मैं आपके चैनल से, मैंने आप रजीज साहब को, इंडिया टीवी वाले को, तमाम जनता की तरफ से कोचा धामन की धरती में है उसके तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं कि आपने इस गरीबी एरिया में, आपने अभी जो लाइव दे रहे हैं सर, ये गरीबी एरिया में बहुत सारे चैनल वाले हैं, एबीपी है, आज तक है, बहुत सारे चैनल वाले हैं, किसी की भी रुख सीमांचल के धरती में और इस गरीब एरिया में, और ये मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो मेरे पीछे में दीवार खड़ी है और ये पुकार पुकार के कह रही है कि ए भाजपा की सरकार, ए मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, मुझे कुछ पढ़ने के लिए गरीबों के एरिया में, हिंदू मुसलमानों के लिए कुछ भेज दो। आज तक सर ये एमयू कैंपस जो यहाँ लगा है, बना है, एमयू कैंपस ऐसी अधूरा पड़ा है। ओवैसी साहब मुख्यमंत्री बना रहे हैं सर पहले मुझे बात खत्म करने दीजिए। अब इसे बना रहे हैं ना, बने तो नहीं है ना। तो मतलब तब तो ये सपना पूरा हो नहीं सर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है ना, ये तो सेंट्रल की फंड है। इसके लिए सर मैं आपको पिछले दफा ले जाऊं, ये 11 या 10 में हम लोग अक्टूबर में सीमांचल मोर्चा में पूरे लोगों ने रोड में जाम किए थे, 1.5 से 2 लाख लोगों ने धरना दिए थे। नेशनल हाईवे बंद था और रेलवे बंद था, जिनके एफआईआर यहाँ पर 33 लोग पर हुए, उस पर मैं भी था, जिसमें मुझे नेशनल हाईवे का केस और रेलवे केस 2 साल पहले उसको खत्म किए। तो मेरे कहना सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार का सरकार हमेशा भेदभाव करते हैं। ये माइनॉरिटी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर वो फंड नहीं दे रहे हैं। अब दूसरी बात, मेरी पार्टी AIMIM पार्टी 2015 में लॉन्च की है। 19 में हम लोगों ने जो सबसे पहला खाता हमारे बिहार में, हमारे उपचुनाव में कमल हुदा को एक पहचान दिया, MIM ने उनको MLA बनाया और आज उन्होंने यहाँ के, चलिए वो तो बात सारी हो गई, लेकिन यहीं के मुसलमान कह रहे हैं कि आपके आने की वजह से हिंदू मुसलमान हो रहा है सब यहाँ। कभी नहीं हिंदू मुसलमान हो रहा है। अगर हिंदू मुसलमान होते तो 2020 में हम 5 सीट कैसे सीमांचल में जीत जाते। तो इस बार आपको महागठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही? महागठबंधन की जरूरत इसलिए पड़ेगी, अभिषेक साहब का और हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तर ईमान साहब ये चाह रहे थे कि सेकुलर वोट बटे नहीं, सेकुलर वोट आपस में रहे, हमें 5-6 सीट दे दो। या ये डर था कि इस बार सीटें नहीं बिल्कुल नहीं। इसलिए सर देखिए सर, हाई इंटेलेक्चुअल लोग जो है ना सर, जो चुनाव लड़वाते हैं, लड़ते हैं, उनको बहुत दूर अंदेश की खबर रहती है कि अगर हमारे लड़ने से अगर कोई भाई को सेकुलर वोट बढ़ जाए, वो नहीं बटने के लिए उन्होंने 5-6 सीट मांगे थे। इंशाल्लाह मैं आपको इंडिया टीवी के आप जो, लेकिन 4 गए थे, अब 24 आएगी। 24 आएगी इंशाल्लाह, सीमा 24 आएगी सर। दानिश साहब, अब जरा ये बताइए, जो एक बहुत बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने किया है कि हर घर सरकारी नौकरी, इसको लेकर के सारे लोग, जितने भी बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, प्रशांत किशोर हुए, सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई उनको तो हिसाब किताब आता नहीं तेजस्वी को, ये हर घर को सरकारी नौकरी कैसे देंगे? हाँ देखिए, अभी तो सबसे पहले मैं जो हमारे बगल में जो हमारे भाई साहब हैं, डॉक्टर शाहजहां साहब, हाँ, इनकी जो है कुछ अभी जो बातें आई तो उनका पहले एक जवाब मैं दे देता हूँ। जो वादा की जो बात ये लोग जो करते हैं, दिखाने की जो बात करते हैं कि अभी कर दो तो ऐसा हो जाएगा, अभी कर दो तो ठीक उसी तरीके है जैसे बच्चा रोता है ना, तो बच्चे को खिलौना समझ के चुप कराने के लिए जो बोलता है ना कि चांद से तारा लाके मैं तुम्हें दे दूंगा, तो बच्चा वो देखता है कि उसको लगता है कि हाँ मिल जाएगा तो वो चुप हो जाता है, लेकिन बाद में फिर किसी और मुद्दों में उसको बच्चे को उलझा करके उसको वो चीज भुला दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से ना तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ना तो ये रोजगार कल देने की बात जो कर रहे थे, ना वो कल देंगे, ना वो आज आने वाले कल में देंगे। ये एएमयू उसी तरीके से बदहाल पड़ा रहेगा। मैं तमाम जितने भी आपके माध्यम से, जितने भी बिहार के जनता हैं जो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से अपील करूंगा कि इस चीज को कभी भी आप कौम की तरफ से मत देखिए, इसको कभी भी आप किसी भी एक पर्टिकुलर जो है क्या बोलते हैं हिंदू मुसलमान की तरफ से मत देखिए, इसको देखिए सीमांचल के विकास के लिए, इसको देखिए बच्चे के तालीम के विकास के लिए, इसको
उसको देखिए यहाँ के जो है आने वाले कल के विकास के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि जो कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, हाँ, हर घर नौकरी की बात कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा मैं खाली बात बोलूंगा और बात को खत्म करके मैं बात को खत्म कर दूंगा। 2020 में जब चुनाव हुआ था बिहार में, तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहले क्या कहा था कि 10 लाख सरकारी रोजगार देंगे। उस पे टिप्पा टिप्पणी हुआ था, बहुत सारी वाद विवाद हुए थे। लेकिन उसी के बाद जब जेपी नड्डा जी आते हैं बिहार में और चुनावी रैली को संबोधन करते हैं और वो क्या स्टेज से खड़े करके बोलते हैं कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो मैं आपसे खाली एक चीज जानना चाहूंगा। हाँ, नहीं, मैं बता दे रहा हूं कि उनके तर्ज पे ये कहा था। और इन्हीं के नेता, ये आपके जो बिहार के जो अभी जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, उन्होंने क्या तेजस्वी यादव जी के लिए कहा था कि पापा के यहाँ से लेकर के आओगे पैसा। तो जब उनके लोग 2 करोड़ रोजगार देने की जब बात करें तो वो कहां से दे रहे हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात में। हमारे नेता ने कहा 10 लाख रोजगार देंगे, सरकारी रोजगार की बात की थी। 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख दिया, वो उन्होंने कर करके दिखाया, उन्होंने विकास करके दिखाया। ये पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ये चीज दर्ज किया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है कि एक वक्त में एक साथ में पूरे जिला में सब लोगों को एक साथ प्रमाण पत्र दिया गया है। ये जो पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम आएंगे तो पलायन आखिरी जनरेशन होगी। ये भी कहते हैं कि मोदी जी जब आते हैं यहाँ पर तो जात पात की बात करते हैं, लेकिन गुजरात में ड्रीम सिटी और गिफ्ट सिटी बनाने की बातें होती हैं। तो ये फर्क सा है, ये इल्जाम अभी है। देखिए, जो इल्जाम लगाने वाला तो कुछ भी लगा देते हैं, लेकिन लोगों को काम दिखता है। गुजरात लोग अपने नजर से काम देख रहे हैं कि विकास का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी के कितनों कुछ कहने पर कुछ नहीं होता है। जो धरती पर धरातल पर जो काम उतरी है वो सबके नजर में दिख रही है, सब लोग देख रहे हैं। और रही सवाल अभी दानिश भाई ने 20 वर्षों में मतलब 20 बरस कम होते हैं, अभी और चाहिए। सर एक बात हम कहना चाह रहे हैं, अभी दानिश भाई ने आपने उनसे सवाल किया कि हर घर में नौकरी देंगे, तो आप ये पूछिए उनसे कि हर घर में नौकरी देंगे तो कैसे देंगे। अगर एक घर में 5 आदमी है और 5 आदमी में से कोई एजुकेटेड नहीं है तो क्या गवर्नमेंट उसको नौकरी देगी? नहीं देगी। लेकिन आप बोल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और लोग अभी किसी घर में लोग जानकार हैं, लोग बातों को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनको समझाने की जरूरत है। आज के युग में लोग इतना जानकारी, लोगों के जहन में बात है कि कौन हमको सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। अगर गलत बोलेंगे तो लोगों के जहन में, वो भले मुंह से नहीं बोले लेकिन जहन में उनका आ जाएगा कि ये आदमी डाइवर्ट कर रहा है, गलत इल्जाम लगा रहा है। तो इसी तरह विकास तो हो रही है, चौमुखी विकास हुई है, मुसलमानों को भी पूरा फायदा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि 2005 में जब ये यूपीए सरकार के पास 102 एमएलए था और उनको सरकार बनाने के लिए मात्र 20 एमएलए चाहिए था, तो उस समय रामविलास पासवान जी, उन्होंने लालू जी को बोला था कि आप एक काम कीजिए, 20 एमएलए हम आपको दिए, लेकिन आपको शर्त ये है, मुसलमान मुख्यमंत्री आपको बनाना पड़ेगा। तो आप उस टाइम में आपको मुसलमान का हितैषी, आप उस वक्त कहाँ चले गए आपका मुसलमान का हितैषी? आप अपना बहुत बड़का मुसलमान का अपना रहनुमा बता रहे थे अपने आप को, लेकिन आप दोबारा पीछे कहा जा रहा है। बीजेपी से ही बता दी कितने टिकट दिए मुसलमानों को? नहीं, बीजेपी से नहीं दिए, लेकिन आपको जदयू से दिए हैं। और हमने कितने? हम लोग को तो 6 सीट मिला ही है। नसीम साहब, अब इस बार जो है खास तौर से कोचा धामन की क्या स्थिति है, जरा बताइए। वो तो जनता तय करेगी ना सर, मैं कैसे बोल। आप क्या देख पा रहे हैं? मैं तो अभी कोचा धामन नहीं, पूरे किशन जिला के 4 सीटों में जीत रहा हूँ। 4 सीटें जीत 4 सीट जीत रहा हूँ। मुझे खबर मिल रही है कि अब और जो है वो फिसल रही है। बिल्कुल नहीं फिसलेगा सर, इंशाल्लाह रिजल्ट देख लीजिएगा। 14 को रिजल्ट देख लीजिएगा। अच्छा, बाद में अगर जरूरत पड़ी किसी के साथ जाने की, तो तेजस्वी पहली पसंद हो सकते हैं या फिर नीतीश साहब? कुछ नहीं, सेक्युलर पार्टी जो सरकार बनाएगी, अगर उनमें हमारे जो राष्ट्रीय सदर हैं और हमारे बिहार के सदर हैं, उन्होंने फैसला करेगा। ये फैसला मैं नहीं कर सकता, मैं तो छोटा सा चीज। अच्छा, ठीक है। अब हम जरा लोगों के सवाल भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ जो लोग खड़े हैं कोचा धामन के, क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद शब्बीर आलम। आपका कोई सवाल है तो जल्दी से पूछिए। जी, मेरा सवाल है, हम लोग LIC एजेंट, मतलब LIC पॉलिसी किए हैं, उसमें जब पॉलिसी लिया जाता है ना, उसमें टर्म एंड कंडीशन नहीं बताया जाता है। तो तेजस्वी जी नौकरी देने के नाम पे टर्म एंड कंडीशन क्यों नहीं बताया? उस वक्त आप देखे होंगे बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन आता है। आपका हाइट नहीं है, आपका लंबाई नहीं है, सीना बड़ा नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन, मैं एक सेकंड, ठीक है, मैं टर्म्स कंडीशन पे भी आऊंगा। अभी एक छोटी सी बस खाली बात, अभी मैं क्योंकि इनको ज्यादा अभी क्योंकि मामलात है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बिहार का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 13 करोड़ 70 लाख, ठीक है।
और मैं आपको ये बता देता हूं कि 8 करोड़ तक में जो है बिहार में लोगों को मुफ्त जो है राशन दिया जा रहा है और इस चीज को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो शर्म की बात इनके लिए यही हो सकती है। दूसरी और अहम बात आप ये जान लीजिए कि जो टर्म्स कंडीशन की जो बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो मैं इनको यही चीज बता दे रहा हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जितने काम किए हैं वो सारे काम को जो आज हिंदुस्तान में जो दिख रहा है वो सबको बेचने का काम किया है। LIC को, हाँ नहीं मैं बता रहा हूं, LIC ये टर्म्स कंडीशन किसके लिए है? ये क्या हमने तय किया है? ये LIC का क्या हमने तय किया है? LIC का नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं सरकारी नौकरी जो मिलेगी उसके टर्म्स हाँ, कंडीशन। सरकारी नौकरी टर्म्स कंडीशन। अभी जो एक चीज बोला इन्होंने कि जिसके घर में कोई बच्चा पढ़ा हुआ ही नहीं है तो उसको नौकरी कहां से मिलेगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आप सब जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं कह रहा हूं स्वीपर का काम कौन करता है? स्वीपर का काम ग्रेजुएट करता है? इनके सरकार में करता होगा, क्योंकि इनके सरकार में बदहाली है, सिर्फ बदहाली। क्योंकि इंजीनियर जो पास कर रखा है, जो इंजीनियरिंग कर रखा है, वो मजबूर है 8,000 की नौकरी को करने के लिए। वो मजबूर है, वो मजबूर है। क्या नाम है जी आपका? अहद। आहत, कोई सवाल पूछना चाहते हो? जी सर, बताओ भाई। मेरा सवाल MIM से है, जो यहाँ 24 सीटों पे लड़ रही है। और जब MIM अभी कह रही थी कि जो 29 सीटों पर लड़ रही है 29 सीटों पर, और कह रही थी कि 24 जीत रहे हैं, ठीक है, 4 गए हैं 24 आएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जब MIM कह रही है कि हम सरकार तो बना नहीं रहे हैं, ठीक है, तो जब हम जीतने के बाद हमसे बातचीत में ओवैसी साहब क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब सवाल पे उनको टाइम सेकुलर खत्म हो पार्टी को ही सपोर्ट करना है तो वो राजद को अपना समर्थन ही क्यों नहीं दे रहे हैं, चुनाव ड्रॉप क्यों नहीं करते? कैसे ड्रॉप कर रहे हैं? अरे बाबू सुनो बच्चे हो, हम लोग सर अब दरी नहीं बिछाएंगे सर, हम लोग अब दरी नहीं बिछाएंगे क्योंकि सर 14% वाले करा के मुख्यमंत्री और 4% वाला करा मुख्यमंत्री, तो हम बिहार के 18% वाला कहाँ जाएंगे? अब हिस्सेदारी चाहिए और MIM के हाथों में सरकार की चाबी इंशाल्लाह रहेगा। ये देख लीजिएगा 2014 आप लोग सिर्फ मुस्लिम बाहुल सीटें क्यों चुन रहे हैं? अफजाल अंसारी गाजीपुर से, वहाँ से सांसद हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ओवैसी साहब को गाजीपुर में सिर्फ 10% मुसलमान है और उस जगह से वो सांसद चुन के आते हैं। आप कोई ऐसी सीट क्यों नहीं चुनते जहाँ पर हिंदू बाहुल हो और वहाँ से जीत कर आप बिल्कुल सही सवाल सर आपका। सर यहाँ पे जाति समीकरण में ही वोट होता है ऑल ओवर इंडिया में। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जहाँ यादवों की जमात होती है वहाँ यादवों को ज्यादा सीट दी जाती है। जहाँ आपका क्या बोले ब्राह्मण राजपूतों की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ दी जाती है। इसलिए सीमांचल में सर जहाँ सेकुलर वोट है, जहाँ हिंदू की क़यादत होती है, वहीं पर हमारी पार्टी सीट दिया है। सीट सोलिड निकले और सरकार की भागीदारी बने। चलिए कुछ और सवाल शामिल करते हैं। क्या नाम हुआ जी? अफसार आलम। RJD का पट्टा है, चलिए पूछे क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल AIM वाले से है। मजलिस से है। जी, सीमांचल में हमने पिछले 5 साल में हमने उसको सीमांचल में 4 सीट दिए। उसका क्या एक विकास 5 दिया था, बताइए? 4 चले जी, गए। एक विकास बताइए आज। बहुत बढ़िया। कुछ तो क्या बात करेंगे, लेकिन फिर भी सर मेरे पास जवाब है। सीमांचल में रूलिंग पार्टी के भी MLA थे और विपक्ष के MLA थे, लेकिन वाहिद हमारा MLA अखलौता शेरे बिहार अख्तरुल ईमान साहब कहीं पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने 800 करोड़ का अमोर में काम करा के दिखाया। और आजादी के बाद से सर एक भी महानंदा में 1947 के बाद से कोई बेटा MP हो MLA हो महानंदा में पुल नहीं बना पाया। अमोर का विधायक अकेले जनाब अख्तरुल ईमान ने एक पुल किसने बनवाया? गरीब पुल किसने बनवाया? 2 करोड़ नहीं बनाया सर, वो छोटी पुल है, वो तो पुल रसीली और खाड़ी में ऐसे बना दिया। सर अमोर का जो विकास हुआ है पूरे बिहार में ऐसा विकास नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा अख्तरुल ईमान ने पटल पर बोला नीति थोड़ा सामने में हो क्या है? जी काम काम चल रहा है सर। भाई एक अकेले सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब ऐसे ही मुस्लिम विधायक बने जिन्होंने काम दाम किया। आप लोगों के विधायक ने क्या किया? किसने बोला कि सिर्फ उन्होंने काम किया? तो वही तो यहाँ पे है ना कि क्या है ना, अंधी रगनगड़ी चौपट राजा वाला कहानी वही है। इन लोगों के आंखों में चश्मा लगा हुआ है, वो भी टीना वाला चश्मा जो दिख नहीं रहा है। अकेले एक बार आप सोच करके देख लिया, अकेले उनकी ताकत थी कि 800 करोड़ का पुल ले रहे थे। सेंट्रल सुनिए बता रहे, उनकी अकेली की ताकत नहीं थी,
वहाँ के सांसद ने लड़ाई लड़ी, वहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक ने लड़ाई लड़ी, पूरे सीमांचल के विधायक ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर के ये मुद्दा हुआ है। आज एक विधायक क्रेडिट लेके जा रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक अंधी नहीं है। हम एक बात बोलना चाह रहे हैं सर, एक विधायक का एक साल में उनका फंड होता है 10 करोड़ रुपया, 5 करोड़, सालाना 5 करोड़, तो 5 साल रहती है विधायक, तो 5 साल में 5 पंजे 25 करोड़, 25 करोड़ उनका फंड है, और 800 करोड़ का कोई बना देता है। बना लिए होंगे ऐसा? नहीं, आप कोई 800 करोड़ जिसकी सरकार है वो क्या करती है, वो फंड कहाँ से आता है? तब वो उनका फंड ही है 25 करोड़ रुपया, और वो काम कर देता है 200 करोड़ 400 करोड़। इसलिए सर कि विधान सर आप लोग का ऑन रिकॉर्ड सर आपका ऑन रिकॉर्ड कैमरा सर, आपका ऑन रिकॉर्ड हर जगह से होता है। जब वहाँ पे नीतीश कुमार के सामने हमने तो सीमांचल की सूरत बदली नहीं देखी। मैं 5 बरस पहले भी आया था, अब भी आया हूँ। सर पटल पे बार बार अख्तर इमान की आवाज उठा रहे थे कि टैक्स हम भी दे रहे हैं बिहार सरकार को, लेकिन गंगा में, पटना में गंगा में 5 किलोमीटर पर पुल बन सकता है, तो मेरे यहाँ पुल क्यों नहीं बन सकता है? बार बार वो लड़े, इसके वहाँ से छीन के लाए, जिसमें हमारा जो है 2 अरब 87 लाख का पुल बन रहा है। दूसरी बात यहाँ पर सर SIR पर चारों जिला में, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में इन लोगों ने साइट बंद कर दिया था, निवासी प्रमाण पत्र नहीं बने थे, जिसमें 87-85 तुम्हारा जो है वोटर लिस्ट से नाम काट गया था। वाहिद अख्तर इमान ने वहाँ पर पटना के पटल में मिलना है, तब उनके कोई भी सीमांचल के MLA, MLA पटल नहीं करा, उसके कहने पर कटिहार, पूर्णिया, अररिया किशनगंज DM ने बुलवाया, उसका SIR पर निवासी प्रमाण पत्र। आप लोग के बीच के कुछ और लोग, मेरा कहने का मतलब ये है, नाम पहले बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जुनेद आलम हुआ। जुनेद साहब, सवाल जल्दी से पूछिए। सवाल ये है कि ये लोग बोल रहे हैं 800 करोड़, हमारे विधायक जो पूर्व विधायक थे मास्टर मुजाहिद साहब, जो अभी हाजिरी में है, वो 6 साल में 2200 करोड़ का काम किया है। कौन हुआ? मैं 20 का बात बता रहा हूँ सर, 15 वो तो हुकूमत में सर, और नीतीश कुमार के हुकूमत में जजों का MLA है ना। लेकिन वक्त साथ देने के बाद छोड़ दिया था। एक मिनट। अच्छा, वो 2200 करोड़ का किए थे, ये बात सही है। उस वक्त वो NDA में थे, और NDA का फंड से वो 2200 करोड़ का किए थे, क्योंकि उनकी बिहार में सरकार है और सरकार पैसा दी है। घर पे 800 करोड़ रखा हुआ, उठा के जाके लेके चले। सर अभी मजलिस के साथी ने कहा कि बिहार में जाति समीकरण की राजनीति होती है, जाति समीकरण की राजनीति होती है, इसलिए हम 29 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं। और ये कहते हैं, इनके नेता कहते हैं, सदर साहब कहते हैं कि मैं किसी गरीब को नेता बनाने आया हूँ। ये किशनगंज में किस गरीब को टिकट दिए हैं, पहले इनसे ये पूछा जाए। दूसरा बात है कि मुसलमान जहाँ मेजोरिटी में, वहाँ किससे कमजोर है सर? ये बेगूसराय सदर से क्यों नहीं लड़ाते हैं? ये पूर्णिया से क्यों नहीं लड़ाते हैं, जहाँ मुसलमान मुट्ठी भर में है? इनसे पूछा जाए। ठीक है, एक आध सीट का उदाहरण है इनके पास। बिल्कुल, राणा रणजीत सिंह ढाका से लड़े सर, हमने सभी तबके के लोगों को दिया टिकट। यहाँ पर सर मुस्लिम आबादी है, कुलैया में 2 दिया हूँ सर, शेर समाधि को 2 दिया हूँ, और राणा रणजीत सिंह जो सर बिहार के राजपूत चेहरा है, उनको भी टिकट दिया। टिकट सभी को बटा गया है। इंशाल्लाह सर कुछ भी एक मैसेज लेके जाइए, सरकार बनेगी तो चाबी MIM के हाथों में रहेगी। चंद्रशेखर जी का काहे आपका जिला अध्यक्ष साथ दे रहा है? इसाक आलम साहब, अरे रुको भाई, हाथ धो के गए वो। दानिश इकबाल, ये बताइए कि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हो चुकी है, सेकंड फेज का भी इंतजार होगा। सीमांचल पे बहुत ज्यादा सबकी नजरें हैं। इस बार महागठबंधन जो है, खासतौर से सेकंड फेज में और सीमांचल के इलाके में कितनी सीटें लाएगा? मैं आपको ये मुतमईन कराने जा रहा हूँ कि 11 तारीख को जब सेकंड फेज का चुनाव खत्म होगा, मैं सीमांचल की बात नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार बनेगी, 14 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। 14 मैं बता दे रहा हूँ मैं आपको फिर से 14, हाँ बस इनके पास चाबी है, झुंझुना है, दिखाते रहेंगे, लगाते रहेंगे बस। ये 4 मैं आपको बता देता हूँ कि 4 तारीख को, और हाँ ये सुनिए, ये जो बार बार ये जो लगाते हैं दरी बिछाने, किस मुसलमान ने दरी बिछाया? मुसलमान को अगर कमजोर किसी ने किया है तो इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने किया है। मुसलमान नहीं,
मुसलमान का इतिहास रहा है। मुसलमान का इतिहास रहा है। सुनिए, सरकार महागठबंधन की बनेगी, एकदम होगा। तेजस्वी यादव ने खुले मन से बोला है, खुले मन से बोला है। नाम भी आएगा, जब नाम आएगा, जिस दिन शपथ, आप लोग मुतमईन रहिएगा, शपथ जिस दिन होगा उस दिन आपके सामने एक डिप्टी जो सीएम होगा वो मुसलमान होगा। अच्छा, मैं वो वीडियो देखना चाह रहा हूँ, वो वीडियो क्लिप देखना चाह रहा हूँ जिसमें तेजस्वी यादव बोले हैं कि मुसलमान जो है वो डिप्टी सीएम होगा और हम सीएम होंगे। अगर वो दिखा दे, अगर मान जाएंगे हम, दिखा दे तो मान जाएंगे। एनडीए वाले मुसलमान हम ये कहना चाह रहे हैं जिस वक्त लालू प्रसाद जी जेल में गए थे, इसका मतलब आरजेडी में दानिश भाई जैसे कोई पढ़े लिखे शख्स नहीं थे, सब अंगूठा छाप थे, इसीलिए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना के चले गए। प्रशांत किशोर एक बात ये भी कहते हैं कि तेजस्वी जात वाली नहीं बल्कि अरे पीछे हो जाओ थोड़े यार। ये क्यों नहीं कहा जाता कि जो सबसे बड़ा अच्छा होगा? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि तेजस्वी यादव जी, इस बार आपने देखा होगा चुनाव में कितने घर वाले को टिकट दिया है, कितने घर वाले को टिकट दिया है, आप निकाल करके देख लीजिए कितने घर वाले को टिकट दिया है। हम पार्टी ने खुद लड़ेंगे, बेटा को लड़ाएंगे, ससुराल में सब्जी को लड़ाएंगे, सबधन को लड़ाएंगे। मैं आपसे एक ही चीज कह दे रहा हूँ कि ये सब भटकाने में सब लोग विश्वास कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं इतना जान रहा हूँ, हम लोग 13 करोड़ 70 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास चाहते हैं। जो बिहार को आगे लेके जाएगा हम लोग उसका साथ दे रहे हैं। जो शिक्षा को सुधारेगा उसकी बात कर रहे हैं। जो पलायन को रोकेगा हम लोग उसके साथ हैं। जो बिहार में रोजगार की बात करेगा, जो युवा जो आज दर दर भटक रहे हैं, बड़े बड़े डिग्रियां लेके जो उनको रोजगार दिलवाएगा, हम लोग उसके साथ में। जी, अभी इन्होंने कहा कि हम पार्टी ने कितने मुसलमानों को सीट दी है। मैंने मुसलमान की बात नहीं की, जी, मैंने मुसलमानों की बात नहीं की। देखिए, मैंने बात की, यहाँ परिवारवाद हो रहा है। देखिए, एक कहावत है, चोर बोले जोर से। हम लोग जोर से नहीं बोलते, आहिस्ता ही बोलते हैं, लेकिन सच बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा, यही तो है मामला। इन्होंने कहा कि ढोल कस के बजाओ। इनका कहना था कि मांझी जी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है, तो मांझी जी ने 15 सीट मांगा था, जिसमें 5 वो मुसलमानों को देने के लिए ही सीट मांगा था, लेकिन एनडीए ने 6 ही सीट दिया, बल्कि अगले बार जो सीट दिए थे उनको उससे भी कम दिया, तो कम सीट दिया, 6 सीट उनको मिला। मेरा एक सवाल सर, इन लोग से ये पूछिए 5 एमएलए मेरा सीमांचल से जीत के गए थे, तो तेजस्वी यादव को क्या जरूरत पड़ गया था 4 को खरीदने के लिए? कितने में डील किए थे? क्यों खरीदने की जरूरत पड़ गया भाई? क्यों लेके भागा? ईमान बिका, इसमें नहीं बिका। एक मिनट, एक सेकंड। इन्होंने इल्जाम लगाया कि हमारे 5 विधायक में 4 विधायक खरीद लिए गए। आज जब एसपी साहब जब आरजेडी में थे तब तक वो बिके हुए थे। आज आपका नाम क्या है? मंजर साहब, बताइए क्या हाल है आपके? मैं पिछले 20 साल से भाजपा में एक्टिव मेंबर था, पद में ही रहा हमेशा। मैं मास्टर मुजाहिद का सिर्फ इसलिए हमारे दिल से सिर्फ यही ख्वाहिश है कि एक विधायक चुनते हैं आप, वो वक्त को लेकर के वो साइड हो गए, पूरा युद्ध वो लड़े कि पूरा सोशल मीडिया में यही बात फैल गई कि विधायक जो है पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, यदि में थे वो, लेकिन अब जो वो छोड़े हैं तो पार्टी तो उसको टिकट तो मिलना ही चाहिए। तो उनके तरह विधायक हमारे इसमें जैसे तस्लीमुद्दीन साहब थे, इस तरह का विधायक जो है ना, अब तक इस सीमांचल में हमने नहीं देखा। हर आदमी का दुख सुख में वो पहुंचा है मास्टर मुजाहिद। चलिए, आने वाला वक्त तय करेगा कि कोचा धामन की आवाम क्या तय करती है। कोचा धामन किसके साथ जाता है, किसको चुन करके यहाँ से विधानसभा पहुंचाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत जल्द कोचा धामन वोट करने वाला, और यहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाना तुझे शायद खराबों में। बहुत बहुत शुक्रिया।